शाम के 4 बजे तक जब अमल की वापसी ना हुई तो बीजान ने परेशानी से दरवाजे के आगे टहलना शुरू कर दिया। वो तो वैसे भी देर से आने पर बहुत परेशान हो जाया करती थी, और यहाँ तो अमल उन्हें फ़ोन करके भी नहीं बता रही थी कि वो बखैरियत पहुँच गई है। कुछ तो था जो बीजान को बहुत बेचैन कर रहा था। यकदम लाउंज में रखे फ़ोन की घंटी बजी तो उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर फ़ोन उठाया, और आगे से जो सामिया ने कहा उस पर बीजान के हाथ से यकदम फ़ोन छूट कर गिरा। ज़मान जो उसी वक्त जीनों से उतर रहे थे, ज़मानी के हाथ से छूटता फ़ोन देखकर चौंके। क्या हुआ ज़मानी? बीजान ने अपना सफ़ेद चेहरा और कांपता वजूद उनकी जानिब फेरा तो वो घबरा कर नीचे उतरे, उन्हें दोनों कंधों से थाम कर ठीक से खड़ा किया। क्या हुआ ज़मानी? किसका फ़ोन था? ज़मान वो सामिया का फ़ोन था। क्या कह रही थी कि अमल उसके घर नहीं पहुंची, वो दोपहर से उसका इंतज़ार कर रही है। वो उनके हाथ पैर कांप रहे थे और दिल बेहद तेज़ी से धड़क रहा था। एक जमा देने वाला खौफ था जिसने ज़मान को पल भर के लिए शैल सा कर दिया। क्या? उन्होंने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया, लेकिन शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। जल्दी से मोबाइल निकालकर उन्होंने ड्राइवर को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। अब तो उनके अपने हाथ पैर कांपने लगे। यकदम वो बाहर की जानिब बढ़े तो ज़मानी ने धड़ाधड़ बख्तियार के कमरे का दरवाज़ा बजा। निसार तो अमीना के साथ शहर गया था और शाजिया सुबह से ही निगार के पास थी। उस वक्त घर में चंद मुलाजमीन के अलावा सिर्फ बख्तियार था। उनके ऐसे दरवाज़ा बजाने पर वो घबरा कर बाहर निकला तो बीजान के कांपते वजूद को बेख्तियार संभाला। क्या हुआ बीजान? क्या हो गया? बख्तियार, अमल सामिया के घर नहीं पहुंची, वो दोपहर से गायब है। बख्तियार, मेरी अमल ठीक नहीं। बख्तियार ने बेयकीनी से उन्हें देखा और फिर माऊफ होते जहन के साथ उन्हें लाकर सोफे पर बिठाया। बीजान की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। कुछ समझ ना आने पर वो बाहर की जानिब दौड़ा था। सफ़ेद हवेली के दरो दीवार तक में खौफ और सनसनाहट महसूस की जा सकती थी। नवाज आज फिर अस्पताल के कॉरिडोर में तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खौफ से हवाइयाँ उड़ रही थी। सांस बेतरह फूला हुआ था। उसने धार से उसके रूम का दरवाज़ा खोला तो वो जो बेड पर बैठा अपना मोबाइल चार्जर से अटैच कर रहा था, यकदम चौंक कर सर उठाया। दरवाजे से हाँफते कांपते नवाज को देख उसके माथे पर बल पड़े। क्या हुआ नवाज? उसने वहीं से बैठे बैठे पूछा। उसके हाथ में सुइयां अब तक लगी थी। नवाज दरवाज़ा बंद करता अंदर आया और फिर हिज़यानी से फूले सांस को बहाल करने लगा। उसे वली को बताना ही था, क्योंकि एक वली ही था जो अमल को ढूंढ सकता था। हाँ, यही एक वही तो था जो ये काम कर सकता था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ नवाज, उसने बुलंद आवाज़ में डांटा तो वो बेख्तियार उसके करीब आया। उसने मोबाइल साइड टेबल पर रखा कि वह पूरी तरह उसकी जानिब घूमा था। अमल बीबी अगवा हो गई है वली सर। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। वली के लब बेयकीनी से वाह थे और एक सेकंड को उसका वजूद शल हुआ। साईं साईं चेहरा लिए वो अगले चंद लम्हों के लिए नवाज को देखेगा, फिर एकदम से सुइयां नोचता उठा। नवाज ने तायुर से उसे देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? दरवाजे पर खड़े रहो, किसी को अंदर आने नहीं देना, मैं चेंज करके आता हूँ। और हाँ, अपनी गाड़ी की चाबी दो मुझे। उसने सोफे पर रखे शॉपिंग बैग्स में से एक सूट झपटा और वॉशरूम की जानिब भागा। अस्पताल का गाउन बदल कर उसने असगर के लाए कपड़ों में से एक जीन्स स्याह टी शर्ट और स्याही जैकेट पहनी और बाहर निकला। मोबाइल चार्जर से खींचा और जैसे ही बाहर की जानिब बढ़ने लगा एक पल को रुका। नवाज भी उसके साथ ही निकलने लगा था। उसे रुकता देख वो खुद भी रुक गया। अपना मफलर दो मुझे नवाज। नवाज के गले में हमेशा एक खास किस्म का मफलर हुआ करता। उसने जल्दी से गर्दन से मफलर उतार कर उसे दिया। बाहर निकल कर खड़े हो जाओ, देखो कोई इस तरफ आने ना पाए। और हाँ, मैं जैसे ही बाहर निकलूं फ़ौरन मेरे साथ तुम भी निकलना। उसने मफलर को चेहरे के गिर्द लपेटा, ऐसे कि आंखों के नीचे से उसका अपना सारा चेहरा ढक लिया था उसने। कमज़ोरी के बाइस बेसाख्ता चक्कर आए, सर के पिछले हिस्से में ज़हनी दबाव के बाइस उठता है खौफनाक दर्द, और कंधे के जख्म से बेतहाशा उठती टीसें। सारा अस्पताल उसके सर पर गोल गोल घूमने लगा। उसने परवाह किए बगैर कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। भागने से उसके पेट पर आए जख्म में शदीद खिंचाव होने लगा। तकलीफ ही तकलीफ थी, अजियत से अजियत। नवाज भी उसके साथ साथ भाग रहा था। दफातन उसके साथ से असकर गुजरा। वली ने नहीं देखा उसे, लेकिन मगर उसने वली को देख लिया था। उस मफलर में भी वो उसकी आंखें पहचान गया था। उसे ऐसे दौड़ते देख उसे झटका लगा। वो जितनी देर में आवाज़ देता वो मुड़ा और अस्पताल का कॉरिडोर पार कर चुका था। उसने भी अपने कदम उसके पीछे फेरे। वो और नवाज गाड़ी में बैठकर गाड़ी जन से आगे ले गए तो असगर भी अपनी कार की जानिब आया और उसी तेजी के साथ गाड़ी उनके पीछे दौड़ाई। आपने यकदम जफर को क्यों इनकार कर दिया हाशिम सरकार? सरदारपुर वाला डेरा तो राजा ने बिल्कुल तैयार रखा हुआ था। शहीर की बात सुनकर नीम तारीकी में ऑफिस की कुर्सी पर झूलता हाशिम मुस्कुराया था। गेम चेंज शहीर, पहले मैं वली
वली को सिर्फ अजियत देना चाहता था, लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर शहीर की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। अब मैं उसे उस लड़की की लाश दिखाकर पागल करना चाहता हूँ, मैं उसे ज़हनी मरीज बनाना चाहता हूँ शहीर, और तुम देखना एक दिन वो इंतकाम इंतकाम खेलता किसी पागल खाने के तारीख सेल में होगा। गाड़ी तेज चलाओ नवाज। वो उस पर धाड़ा तो नवाज के पाँव का दबाव एक्सेलरेटर पर बढ़ गया था। वली की समझ में नहीं आ रहा था वो उसे कैसे ढूंढे। उसे पुलिस की मदद चाहिए थी, लेकिन अगर इस सब में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती तो अमल की बदनामी यकीनी थी। नहीं, वो उसे लोगों के जालिम सवालों के हवाले नहीं कर सकता था। उसे कुछ सोचना था और जल्द अज जल्द कुछ सोचना था। कंधे में तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। उसके होंठ तकलीफ से सफ़ेद पड़ने लगे। सर चकराने लगा, मगर उसे अभी खुद को गिरने नहीं देना था। धुंधली होती बिसारत और सर के अंदर उठते दर्द से उसका ज़हन माऊफ हो रहा था। उसकी कार के ऐन पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाता असगर ये समझने से कासिर था कि वली, और वो भी इतनी जल्दी में, कहाँ जा रहा है। उसने भी उनकी रफ्तार के साथ खुद की रफ्तार बढ़ाई। सड़क पर तेजी से दौड़ती दो गाड़ियां आगे पीछे थीं। हवेली में मौत का सा सन्नाटा था। जमान और बख्तियार को कुछ सुझाई न देता कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन उन्होंने सब नौकरों को सर्वेंट क्वार्टर भेज दिया था और ज़मानी से कहा कि किसी से इस बात का तस्करा ना करे। वो पहले अपनी सी कोशिश करके उसे ढूंढेंगे, अगर ना मिली तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी। यकदम ज़मान का फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी जानिब वली की आवाज़ सुनकर बेसाख्ता उठ खड़े हुए। सरदार बाबा, पुलिस में रिपोर्ट मत करवाइएगा और घर के मुलाजमीन को भी अपने घरों को भेज दें। मैं ला रहा हूँ अमर बीबी को, कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएंगी हमें। लेकिन वली, तुम। कॉल कट गई थी। वली बहुत जल्दी में था। वली का नाम सुनकर बीजान और बख्तियार भी उठ खड़े हुए। सरदार बाबा ने उन्हें देखा और फिर सब्र का दामन थाम कर चक्कर काटने लगे। उन्हें वली पर भरोसा करना ही था, क्योंकि वो जानते थे अगर कोई अमल को ला सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ वली था। नवाज, जल्दी करो, गाड़ी डेरे की जानिब मोड़ो नवाज, जल्दी करो, उसने तेज़ी से कहा तो नवाज ने उसी तेज़ी के साथ गाड़ी के कच्चे रास्तों की जानिब रुख किया। उसने आगे बढ़कर डैशबोर्ड से ब्लूटूथ लिया और उसे कान में जमाया। मोहसिन, कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं अभी अभी सुपरमार्केट आया हूँ, कुछ सामान खरीदना था। खैरियत? दूसरी जानिब से जैसे उसकी परेशान आवाज़ सुनकर वो अलर्ट हुआ। फ़ौरन डेरे पर पहुंचो मोहसिन, फ़ौरन, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मोहसिन ने आधी अधूरी चीज़ें छोड़ी और बाहर की जानिब भागा। गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाकर उसने गाड़ी तेज़ी से मोड़ी। इस कतार में एक तीसरी गाड़ी भी शामिल हो गई थी। सबसे आगे वली और नवाज, उनके पीछे असगर और मोहसिन, जो करीब एक सुपरमार्केट में खड़ा चीज़ें खरीद रहा था, वो भी अब उन दो गाड़ियों के पीछे था। शराब की तबीयत। नवाज, मैंने कहा कि गाड़ी तेज़ चलाओ। वो उस पर एक बार फिर चिल्ला रहा था। रास्ता था कि ख़त्म होने का नाम ना ले रहा था। अब के उसने गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ कर दी थी। कुछ देर पहले उसकी बात हसन से हुई। उसने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते गांव से शहर को जाते रास्तों पर नाकाबंदी करवा दी थी, जिसके बाइस ना तो कोई बगैर चेकिंग के अंदर आ सकता था और ना बाहर जा सकता था। एक तसल्ली उसे हो गई कि अब वो गांव से बाहर नहीं निकल सकेंगे। जहां भी होंगे गांव के अंदर ही होंगे, और गांव के अंदर वो उन्हें ढूंढ सकता था। आधे घंटे बाद डेरा आ गया। उसने तेज़ी से कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। काम करते लोगों ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। वो कहीं से भी वली नहीं लग रहा था। चेहरे पर चढ़ा नकाब, बिखरे बाल और अजीब हाल हुलिया। नवाज ने अंदर आते ही सब किसानों और मुलाजमों को अपने अपने घर लौटने को कहा। पता नहीं उसने उन्हें कैसे मुतमईन किया, वली नहीं जानता था, लेकिन अगले 5 मिनट में डेरा खाली पड़ा था। उसी पहर बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। असगर तेज़ी से अंदर भागा। उसके पीछे मोहसिन भी दौड़ता आ रहा था। वली ने चेहरे से मफलर को नीचे किया और फिर तेज़ी के साथ इंस्पेक्टर उबैद के बेटे अदील को फ़ोन करने लगा। वो उस वक्त थाने का एएसपी था और वली से उसकी उबैद की वजह से अच्छी खासी सलाम दुआ थी। बेचैनी से होंठ काटता वो दाएं से बाएं चक्कर लगाता दूसरी तरफ को जाता फ़ोन सुनने लगा। खैरियत वली, कैसे फ़ोन किया आज? अदील, मुझे सिविक लिबास में कुछ पुलिस फोर्स चाहिए। अदील उसका दोस्त था या नहीं, लेकिन उसने उसके चंद एक काम कर रखे थे ताकि बाद में वो उसके काम कर सके। उसने एहसान इसलिए किया ताकि उसे एहसान का बदला वापस एहसान की सूरत में दिया जाए। यही उसका कानून था और यही उसका उसूल। खैरियत है ना? दूसरी जानिब मौजूद अदील अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ में पकड़े सर्च वारंट पर निगाह दौड़ाई और मजीद एहलकारों को इशारा करता बाहर की जानिब बढ़ा। उधर उसके ऑफिस में दाखिल होता असगर अपनी जगह पर ही ठहर गया। उसके पीछे आता मोहसिन भी रुक गया। शेख समान की बेटी अगवा हो गई है अदील। अदील एक झटके से रुका। आंखों में बेयकीनी उतरी। असगर ने बेसाख्ता आंखें मीची। शिट, और क्या तुम भी वहीं जाने का सोच रहे हो जहां मैं जा रहा हूँ? पुलिस स्टेशन के बाहर सिविक और वर्दी में मलबूस बहुत सी फोर्स खड़ी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? वली बेतरह चौंका।
अदील ने सर्च वारंट निगाहों के सामने किया। हाशिम के हेड आउट्स का सर्च वारंट है मेरे पास वली, मैं पहुंच रहा हूँ 15 मिनट में, तुम भी वहाँ मिलो। वली ने उसकी बात पर परेशानी से थूक निकला। सारा डेरा उसके सर पर घूमने लगा। पुलिस फोर्स, उसे अंदाज़ा था कि सर्च वारंट पर पुलिस की भारी नफरी ये काम सर अंजाम देने निकली थी, लेकिन इतनी फोर्स में वो उसे अमल को पुलिस की नज़रों से कैसे बचा कर निकाल पाएगा। या खुदा, अदील बीबी को इतनी फोर्स में से बचा कर निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं उन्हें बहुत इज्जत के साथ रात के अंधेरे में सबकी नज़रों से बचाकर घर पहुंचाना चाहता हूँ। ये मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। तुम धीरज रखो वली, वो सिर्फ तुम्हारे सरदार बाबा नहीं, हमने भी गुलामी इख्तियार किया उनकी। तुम पहुंचो वहाँ, उन्हें कोई देख कर भी नहीं देखेगा। मेरे आगे कोई पर नहीं मार सकता, मैं बस पहुंच रहा हूँ। दूसरी जानिब अदील ने फ़ोन रखा था और फिर गहरा सांस लिया। आज आया हूँ सही मायनों में पहाड़ के नीचे। खैर मनाओ हाशिम हुसैन, बुड़बुड़ा कर वो अपनी जीप की जानिब बढ़ रहा था। वली जैसे ही फ़ोन कान से हटाकर पलटा, असगर को देखकर चौंक गया। असगर आगे बढ़ा, उसे दोनों हाथों से थामा और उसके आँखों में देखा और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें बेहद सुर्ख हो रही थी, कंधे में उठते दर्द से होंठ सफ़ेद पड़ने लगे। उसे उस वक्त उन लफ्ज़ों की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। हम उन्हें ढूंढ लेंगे वली, यकीन करो, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। उसने बमुश्किल इस बात में सर हिलाया और फिर मोहसिन की जानिब देखा। गांव में मौजूद जितने भी दोस्त हैं उन्हें फ़ौरन डेरे पर आने का कहो। मोहसिन, क्विक, तुम क्या करना चाहते हो वली? असगर ने उसे संजीदगी से देखते पूछा तो वो चंद पल गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगा। उसका सांस धोंकने की माने चल रहा था, लगता था कोई रूह सल्ब कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसने काफ़ी हद तक खुद पर काबू पाने के बाद आंखें खोली तो असगर, नवाज और मोहसिन के फिक्रमंद से चेहरे सामने आए। मैं उसके हर खुफिया डेरे पर पुलिस के साथ मिलकर छापे मारूंगा असगर, क्योंकि मुझे पता है वो गांव के बाहर नहीं गया होगा। दूसरी और सबसे हौसलाकुन बात यह है कि आज ही अदील को उसके हेड आउट छान मारने का सर्च वारंट मिला, जिसके बायस हमारा आधा काम तो आसान हो गया। रहा हाशिम, तो वो कभी भी इतनी जल्दी गांव से बाहर जाने का फैसला नहीं किया करता, क्योंकि वो शहरी फिजा से मानूस नहीं। वो जिस जगह का आदी है सिर्फ उन्हीं जगहों पर जुर्म करता या करवाता है। उसने फूलती सांसों के दरमियान कहा तो कंधे का दर्द था कि कमर को चीरता पूरे जिस्म में सिरायत करने लगा। अच्छा फिर? असगर ने समझ कर सर हिलाया। लेकिन हमें बहुत से आदमी चाहिए इस काम के लिए, जो कि पुलिस फोर्स की मदद से हमें मिल भी रहे हैं। हम एक एक करके उसके डेरे पर धावा नहीं बोलेंगे, बल्कि एक साथ एक ही वक्त में सब हेड आउट्स को निशाने पर रखना होगा हमें। अगर हमने ऐसा ना किया तो वो हमें चक्कर देकर कंफ्यूज करता रहेगा मुसलसल। उसने कहते साथ ही टेबल की दराज से एक नक्शा निकाला और उसे टेबल पर फैलाया। वो तीनों उस नक्शे पर बैक वक्त झुके। ये देखो, यहाँ से दूर लकीर तक। उसने एक पतली सुर्ख सी लकीर पर उंगली रखकर उन्हें बताया, इस लकीर की सीध में तुम लोग जितने भी सुर्ख निशान देख रहे हो उसके हेड आउट्स हैं। यहाँ अक्सर जुर्म होते हैं, किडनैपिंग, रेप या फिर स्मगलिंग। वो ये सब इन्हीं जगहों पर करता है और मुझे यकीन है कि इन्हीं 5 हेड आउट्स में से किसी एक में वो अमल बीबी को लेकर गया होगा। उसने कहकर उन तीनों की जानिब देखा। और अक्सर मर्डर्स कहाँ होते हैं? असगर ने एक दफ़ा फिर से नक्शा देखा। सुरंग में। नवाज की बेसाख्ता से जवाब पर वो तेज़ी से चौंके थे। सुरंग? हाँ, वो सब में सुरंग को कैसे फरामोश कर सकते थे? इस गांव में टोटल कितने टनल्स हैं? बस 2। नवाज के जवाब पर वो कुछ देर सोचती निगाहों से नक्शे को देखेगा। एकदम वली के कहने पर उसने चेहरा उठाया। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ असगर? बिल्कुल। उसने बहुत कुछ समझकर सर हिलाया तो नवाज और मोहसिन सवालिया निगाहों से उसे देखने लगे। सबसे आखिरी टनल से पहले उसका एक हेड आउट है जो बेहद सुनसान रहता है। वो यकीनी तौर पर बीबी को यहीं लेकर गया होगा, क्योंकि उसके आगे सुरंग है और उस सुरंग का रास्ता गांव से बाहर को जाता है। जहाँ तक मैं उसकी साइकी समझ पाया हूँ, वो जुर्म को अच्छे से कर तो लेता है, मगर उसे कवर अप करने पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करता। इन जैसे लोग जो ताकत और पैसे के आदी हों, उन्हें हमेशा यही जोम रहता है कि उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता, इसीलिए ये कभी भी बारीकियों पर तवज्जो नहीं दिया करते। असगर बोलता जा रहा था। इसी दौरान वली ने अपनी टेबल की दराज से छोटा सा पिस्तौल निकालकर जेब में उड़सा। इसीलिए हम उसे एक खास स्ट्रेटजी के तहत ये तासुर देंगे कि हम उसके सारे हेड आउट्स को छान रहे हैं, सिवाय इस हेड आउट के, जिसका मतलब होगा कि हम अभी उस हेड आउट तक भी पहुंचने वाले हैं। वो ये सब देखकर एकदम से पैनिक होगा और पैनिक में हुक्म देगा कि बीबी को लेकर आगे वाले सुरंग से निकल जाओ। लेकिन उस सुरंग में हम में से पहले ही कोई मौजूद होना चाहिए और पुलिस से पहले होना चाहिए। आपको लगता है ये सब आसान होगा? मोहसिन ने अब वली से पूछा।
ये आसान है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ये ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। उसने कहकर कदम आगे की जानिब बढ़ाए तो वो तीनों भी उसके साथ बाहर निकले। सब्ज आज़ार पर उनके बहुत से जानने वाले दोस्त पहले ही मौजूद थे। चंद एक लम्हों की ब्रीफिंग देने के बाद वली और असगर अपनी अपनी गाड़ियों में आगे पीछे थे और उनके पीछे एक कतार थी गाड़ियों की जो रवां दवां थी। क्या तुम अभी तक शहर के लिए निकले नहीं? लेकिन क्यों? वो तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब उसे राजा की कॉल मौसूल हुई। उसी ने ही फरीद की जगह उसे 1 महीने की ड्राइवरी पर भेजा था सफ़ेद हवेली, ताकि वो उस वक्त अपनी ये कार्रवाई कर सके। लेकिन अभी जो उसे राजा ने कहा वो उसे हवास बाख्ता करने के लिए काफ़ी था। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है हाशिम सरकार, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया उसे। अभी उस लड़की को भी होश आने वाला है और फिर मैं भी सड़क के ऐन वस्त में फंस गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। अभी के अभी उसे गांव के आखिरी सिरे पर वाक़या तहखाने की जानिब लेकर जाओ फौरन, मैं आता हूँ वहाँ, जल्दी करो। वो उस पर चिल्लाया और फिर बाहर की जानिब भागा। जिस खेल में उसने हाथ डाला था वो बिलाशुबा मौत का खेल था, लेकिन अगर वली अस्पताल में था तो उसे ज़्यादा परेशानी नहीं थी। ये सोच आते ही उसके तेज़ कदम यकदम सुस्त पड़े, क्योंकि उसे सिर्फ वही पकड़ सकता था। उसकी दुश्मनी से सिर्फ वही वाकिफ था और किसी को तो शक भी नहीं पड़ना था उस पर। सब चीज़ें प्लान के मुताबिक जा रही थी। उसने दोबारा फ़ोन मिलाकर राजा को हुक्म दिया कि वो उसे आखिरी सुनसान से पड़े डेरे पर लेकर जाए और खुद घर चला आए। बख्तियार ने उससे कोई बात करनी थी और अभी उसका जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो अभी ना जाता तो अमल के कत्ल के वक्त उसके गायब होने को सबूत बनाकर पेश करना वली के लिए हरगिज़ मुश्किल ना था। उसे जो करना होगा बहुत सभाव से करना होगा, ठंडे दिमाग से। उसने अपने मुतमईन से कदम घर की जानिब फेरे, लेकिन अभी 4 बजे मौसूल हुई एक कॉल ने उसका जैसे सांस खींच लिया। वली अहमद को किसी ने गांव में देख लिया था और वो मुस्तकिल उसके हेड हाउस पर सिविक लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ छापे मार रहा था। उसने बेचैनी से राजा को कॉल मिलाते गांव से अमल को निकल जाने का हुक्म दिया तो अगला जवाब सुनकर उसके 14 तबक गोया रोशन हुए। पुलिस की भारी नाकाबंदी और सख्त चेकिंग, इस सारे अरसे में उसकी पेशानी पर पहली दफ़ा पसीना चमका। तुम लोग क्या कर रहे थे फिर इतने वक्त से? और वो वली, वो कैसे आया अस्पताल के बाहर? मुगल्लज़ात का एक तूफान था जो उसके मुंह से उबल पड़ा। दूसरी जानिब बेहोश हुई अमल को बेसाख्ता होश आया। उसने चौंक कर आसपास देखा। कमरा बेहद खामोश पड़ा था, सुनसान उजाड़। उसने हाथों को हिलाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। उसके हाथ कमर पर बहुत सख्ती से बांधे गए थे। एक ही जाविये पर बैठे रहने की वजह से उसका जिस्म गोया अकड़ा हुआ था पूरा का पूरा। उसने उठने की कोशिश की लेकिन एक ज़ोरदार चक्कर आया और वो बेसाख्ता गिर पड़ी। निगाह एक लम्हे को अपने गले पर गई तो धक से रह गई। उसका दुपट्टा गायब था, चादर भी कहीं कमरे में फेंकी हुई थी। वो अभी बेयकीनी और खौफ से फैली आंखों से अपनी हालत देख रही थी कि यकदम कमरे का दरवाज़ा खुलने पर बुरी तरह चौंक कर उस तरफ मुतवज्जो हुई। बाहर से एक दरमियानी उम्र का बंदा कमरे में दाखिल हुआ था। वो पस्ता कद का एक अजीब मकरू आंखों वाला इंसान था। उसके हाथ में एक तेज़ धार छुरा था और अजीब आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर ललचाती मुस्कुराहट लेकर वो उसकी जानिब बढ़ रहा था। उसने ख़राब होते दिल के साथ अपनी कमर दीवार से चिपकाए। आंसू लड़क कर तेज़ी से रुखसारों पर फिसल रहे थे। कदमों में जैसे कोई जान सल्ब कर रहा था। वो आकर उसके सामने ऐन सामने पंजों के बल बैठा। उसने अपना चेहरा बिल्कुल पीछे कर लिया, टांगें समेट कर सीने से चिपका ली। उसके सारे वजूद पर चिंटियाँ रेंगने लगी। उसने मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन पर तेज़ धार छुरे की नोक रखी और उसकी दबी दबी सी चीख बेसाख्ता थी।